नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनुपम आईएएस अकेडमी पर। आज की अपनी इस वीडियो में हम समझेंगे कि औरंगज़ेब की जो दक्षिण की नीति है या दक्कन की जो नीति है, वह नीति क्या थी और कैसे उसने अंततः जाकर जो मुगल साम्राज्य है, उसको इतना कमज़ोर कर दिया कि उसका पतन होना तय हो चुका था। तो आज की वीडियो में हम डिटेल से चीज़ों को कवर करेंगे। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए हो, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहाँ से आप व्हाट्सएप चैनल जॉइन कर सकते हैं। इस वीडियो का पीडीएफ वहीं पर आपको प्रोवाइड किया जाएगा। डिटेल से हम चीज़ों को कवर करते हैं। देखिए, उत्तर भारत है और यहाँ पर है मुगल साम्राज्य। इस मुगल साम्राज्य के पास कई सारी चुनौतियाँ हैं। कौन-कौन सी चुनौती? एक, राजपूत जो कि पश्चिम में है, पूरब में बंगाल जहाँ पर स्वतंत्र शक्तियाँ रहना चाहती हैं, उत्तर में या हम कहें उत्तर-पश्चिम में बाहरी शक्तियाँ, यह भी लगातार प्रयास करती हैं कि भारत में अपना अधिकार यह बना पाएँ। इन सब के अलावा जो अगला क्षेत्र है वह है दक्कन। दक्कन किसे कहेंगे? जो आपका विंध्याचल पर्वत है, उसके दक्षिण में जो क्षेत्र है उसको कहेंगे दक्कन। औरंगज़ेब से पहले हम देखते हैं, ये जो समस्या है, यह बहुत ज़्यादा थी। लेकिन धीरे-धीरे जब मुगल साम्राज्य मजबूत हुआ, तो यह समस्या कम हुई। अब मुगलों ने यह तय किया कि दक्कन में भी वह विस्तार करेंगे और इस बात की शुरुआत हुई अकबर के समय से। यानी अकबर के समय से ही दक्कन में जो मुगल है, वह अपना प्रभाव बढ़ाने लगे और कोशिश करने लगे कि उनके क्षेत्रों को जीत पाएँ। दक्कन में एक बड़ा साम्राज्य था, बहमनी साम्राज्य। और यह साम्राज्य भी कैसे बना? उत्तर में आपका मुस्लिम साम्राज्य था, जिसमें सबसे प्रमुख था खिलजी और खिलजी क्या हो गए थे? धार्मिक रूप से कट्टर। तो बहमनी साम्राज्य एक ऐसा साम्राज्य उभरा जो था तो मुस्लिम, लेकिन कट्टर कम था। टाइम बीतने के साथ बहमनी साम्राज्य में भी कई उतार-चढ़ाव आए। फिर एक युद्ध होता है और कब? 1565 में। युद्ध का नाम क्या है? बन्नी हट्टी। इस युद्ध के बाद जो इस बहमनी साम्राज्य के दक्षिण में एक क्षेत्र है, जो कि आपका है विजयनगर, वह भी टूट गया। तो अब देखिए, एक बहमनी साम्राज्य टूटा, एक जो आपका विजयनगर साम्राज्य है, यह भी टूटा। कुल मिलाकर जो दक्षिण भारत का क्षेत्र है, यहाँ पर क्या है? शक्तियों में संघर्ष। कोई बड़ी शक्ति नहीं है। यही जो आपका बहमनी साम्राज्य, यह जब टूटा तो 5 टुकड़ों में अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, परार और बीदर, इन 5 क्षेत्रों में टूटा कौन? बहमनी साम्राज्य। बहमनी साम्राज्य के इन्हीं क्षेत्रों में स्पेशली हम बात करें अहमदनगर, बीजापुर और गोलकुंडा की, तो यहीं पर आए आपके मराठा। जब मराठा अपने प्रारंभिक चरण में सैनिकों के रूप में यहीं पर भर्ती हुए, तो बहमनी साम्राज्य यह भी कमजोर। जो अहमदनगर की शक्तियां हैं, यह भी कमजोर और एक नई शक्ति उभर रही है मराठा। विजयनगर साम्राज्य यह बन्नी हट्टी के युद्ध के बाद टूट चुका है। तो दक्षिण भारत का जो पूरा क्षेत्र है, वह काफी डिस्टर्ब है और इसका लाभ अब उठाएंगे मुगल। एक और बात भी है, हालांकि इसकी चर्चा बहुत कम की जाती है, लेकिन इसे भी आपको समझना पड़ेगा। जो आपका औरंगजेब है, उसके बारे में एक बात और कही जाती है कि उसने हिंदुओं से ज्यादा मुसलमानों को मारा है। अब यह बात कैसे आती है? दक्षिण भारत की हमने स्थिति समझ ली, या हम कहें कि जो दक्कन है उसकी स्थिति हमने समझ ली। मुगल मजबूत हो रहे हैं और अब मुगल दक्षिण की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पर एक एंगल आता है ईरान का। ईरान में एक साम्राज्य उभरा, उसका नाम क्या था? सफवी साम्राज्य। और यह क्या था? शिया था। मुगल क्या थे? सुन्नी थे। जब ईरान में यह सफवी साम्राज्य उभरा, तो ये जो आपके शिया हैं, यह क्या करने लगे? जो आपके सुन्नी हैं, उनको परेशान करने लगे। अब बहुत सारे जो सुन्नी हैं, वह भाग कर आ गए भारत में। तो ईरान आप आज भी देखेंगे तो यह क्या है? शिया समर्थक। और इनसे परेशान होकर बहुत सारे जो सुन्नी हैं, वह चले आए भारत में। जब भारत में आए तो भारत में इनको क्या मिली? शरण मिली। और वह शरण किसने दी? उस समय का जो मुगल साम्राज्य है। लेकिन अगर हम भारत में बात करें, तो जो दक्षिण का क्षेत्र है, वहां पर बहुत सारे जो मुस्लिम व्यापारी हैं, यह पहले ही आ चुके थे। अब इसमें भी क्या एंगल है? इसमें एंगल यह है कि जब ईरान में शिया धर्म प्रशासन में नहीं आया था, इससे पहले प्रशासन में कौन था? सुन्नी थे। और सुन्नी जो थे, वह शियाओं पर अत्याचार करते थे। तो उस समय जो बहुत सारे शिया हैं, वह भागकर चले गए थे दक्षिण भारत में। यानी जब सुन्नी अपने प्रभाव में था, तो बहुत सारे जो शिया हैं, वह भागकर आए दक्षिण भारत में। जब शिया अपने प्रभाव में आए, तो बहुत सारे जो सुन्नी हैं, यह भागकर आए उत्तर भारत में। तो अब यहाँ द्वंद किस बात का होगा? उत्तर में है सुन्नी और दक्षिण में है शिया, या हम कहें दक्कन में है शिया
और मुगल क्या है, सुन्नी है। दक्कन में जो सल्तनतें हैं, जैसे आपकी बीजापुर, यहाँ पर क्या है, आदिल शाही, गोलकुंडा, यहाँ पर है कुतुब शाही, अहमदनगर, जहाँ पर है निजाम शाही, यह सारे के सारे क्या है, शिया समर्थक। तो इस एंगल से भी आपको जोड़कर देखना है। उत्तर में है सुन्नी, दक्षिण में है शिया। शिया आए कैसे, उत्तर में शिया कैसे आए, दक्षिण में शिया कैसे आए, सुन्नी बाद में बड़ी मात्रा में उत्तर में कैसे आए, और अब यह विवाद शिया वर्सेस सुन्नी कैसे हो जाएगा। अब हम डिटेल से कवर करते हैं कि औरंगजेब के समय जो दक्कन की नीति है, वह नीति क्या थी। क्योंकि बेस हमने समझ लिया कि कैसे कैसे यहाँ पर जो साम्राज्य बने हैं, वह साम्राज्य बने, और उनका जो विचार है, उनकी जो आइडियोलॉजी है, वह क्या है, यह सब कुछ हमने समझा। दक्कन को लेकर जो औरंगजेब है, क्योंकि औरंगजेब भी क्या है, सुन्नी है और कट्टर है, तो दक्कन को लेकर इसकी जो नीति है, वह काफी कठोर थी। अपने शुरुआती चरण में, या जब यह मनसबदार बना, उस समय इसके पास ज्यादा अधिकार नहीं था, या उससे पहले हम यह कहें कि जब अकबर है, शाहजहां है और जहांगीर है, तो इनके पास ज्यादा शक्ति है। औरंगजेब के पास उस समय उतनी शक्ति नहीं थी। औरंगजेब का अपने पिता से इस बात पर भी विवाद था कि वह इनको मार क्यों नहीं रहा है। उस शुरुआती चरण में यह ज्यादा प्रभावशाली नहीं है, क्यों, इसके पास शक्तियां सीमित हैं। लेकिन जब यह बादशाह बनता है, तो दक्कन का जो क्षेत्र है, उसकी पूरी जो दशा है, उसको बदलने का प्रयास करता है। तो संघर्ष में दो तीन चीजें हैं। एक तो दक्कन की जो सल्तनतें हैं, जैसे बीजापुर, गोलकुंडा, इनको यह जीतने की कोशिश करेगा। वहीं पर एक नई शक्ति है, मराठा शक्ति, इनको भी यह कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। लेकिन अंत में इन सब के कारण क्या होगा, जो मुगल साम्राज्य है, उसका ही पतन शुरू हो जाएगा। यानी यह गया तो था दक्कन की शक्तियों को समाप्त करने के लिए, और स्पेशली मराठों को, लेकिन धीरे धीरे इसकी अपनी ही शक्ति कमजोर हो जाएगी और मुगल साम्राज्य ही पतन की ओर चला जाएगा। शाहजहां के शासनकाल के दौरान यह दक्कन का सूबेदार है, 1636 से लेकर 1637 तक, फिर 1652 से लेकर 1658 तक। जब यह सूबेदार है, उस समय भी यह अत्याचारी है, और इस कारण इसका कई बार विवाद भी होता है अपने पिता से। पिता इसको बार बार वापस बुला लेता है, यह भी इसके विरोध का एक कारण था। तो सूबेदार जब तक यह था, तब तक बहुत ज्यादा यह कुछ नहीं कर पाता है। लेकिन इसकी जो नीति है, वह बिल्कुल स्पष्ट थी। यह हिंदू विरोधी है, क्रिया विरोधी है, और अपने क्षेत्र का विस्तार हर हालत में करना चाहता है। क्षेत्रीय विस्तार के साथ यह धार्मिक विस्तार भी करना चाहता है। औरंगजेब की जो दक्कन नीति है, इसको तीन भागों में डिवाइड करके पढ़ा जाता है। कौन कौन से तीन भाग, एक तो है इसका पहला फेज, 1658 से लेकर 1668 तक। यहाँ पर एक क्षेत्र है शोलापुर। शोलापुर एक उपजाऊ क्षेत्र है, और जो दक्कन की शक्तियां हैं, स्पेशली बीजापुर और अहमदनगर, इनके बीच विवाद का केंद्र है, या विवाद का क्षेत्र है, जिसको लेकर दोनों दावा करते हैं। इस विवाद का एक समाधान निकलता है जहांगीर के टाइम पे। क्या समाधान निकलता है, 1636 में एक समझौता होता है, और उस समझौते के तहत शोलापुर दे दिया जाता है अहमदनगर को। औरंगजेब का यह मानना था कि इस समझौते के तहत जो शोलापुर का क्षेत्र है, जो कि एक बड़ा उपजाऊ क्षेत्र है, यह चला आना चाहिए मुगलों के पास। लेकिन उसके पास शक्तियां सीमित है उस समय, और वह ज्यादा व्यस्त है उत्तर भारत में, तो ज्यादा कुछ नहीं कर पाता है। लेकिन जब मुगल साम्राज्य दक्षिण में विस्तार करना शुरू करता है और औरंगजेब प्रमुख भूमिका में आता है, तो वह इन शक्तियों को कमजोर करने की कोशिश भी करता है, और ऐसे सारे समझौतों को रद्द करने की कोशिश करता है जो उसके पहले के लोगों ने किए हैं, जिससे किसी क्षेत्र को किसी दूसरे क्षेत्र में मिलाया गया है जो मुगलों के कंट्रोल में नहीं है। तो पहले फेज में यह क्या करता है, पुरानी नीतियों को बदलने की कोशिश। दूसरे फेज में क्या करता है, अब यह मान चुका था कि जो मराठा है, वही सबसे बड़ा खतरा है, और इन मराठों को ही कमजोर करना इसका लक्ष्य बन गया था। इन्हीं सब के तहत 1681 में जो औरंगजेब है, यह खुद पहुंच गया दक्कन। फिर आता है तीसरा फेज। तीसरे फेज में शिवाजी की डेथ हो चुकी है, संभाजी को भी इसने मार दिया है, तो अब जो क्षेत्रीय शक्तियां हैं, उन पर यह अधिकार करने की कोशिश करता है, जैसे बीजापुर, गोलकुंडा, इन सबको जीतने की कोशिश करता है। धीरे धीरे मुगल साम्राज्य का जो क्षेत्र है, वह क्षेत्र तो बढ़ता है, लेकिन जो आर्थिक स्थिति है, वह इतनी कमजोर हो जाती है कि आगे के जो वंशज हैं मुगलों के, वह मुगल साम्राज्य को ठीक से चला पाए, यह काफी कठिन हो जाता है। अब यहाँ पर भी दो तीन एंगल आपको समझने होंगे। एक शब्द आपको मिलेगा किलागिरी, एक शब्द आपको मिलेगा मुल्कगिरी। पहले इसको समझते हैं। जो मुगलों का लक्ष्य है, वह है किलागिरी, और जो मुल्कगिरी है,
यह मराठों का लक्ष्य है। अंतर क्या है दोनों में? किलागिरी का मतलब किले को जीतना, यानी राजा को हराना। मुगल किसी किले पर अटैक करते थे, उस किले का जो राजा है उसको पराजित कर देते थे और उस किले पर अपना अधिकार कर लेते थे। इस किले पर अधिकार करने का मतलब मुगल यह समझने लगे थे कि जो पूरा क्षेत्र है, यानी पुराने राजा का जो पूरा क्षेत्र है, उस पर हो गया मुगलों का अधिकार, जबकि ऐसा नहीं था। आपने राजा पराजित किया है, पर जनता हो सकता है उस राजा के किसी वंशज को या फिर किसी दूसरे राजा को अब सपोर्ट करने लगे। मुल्कगिरी का मतलब क्या है? मराठे क्या करते थे? यह ना केवल किले को जीतते थे, या कई बार हम यह कहें कि किले जीतने से पहले ही जो क्षेत्र है, जो जनता है, उसको जीतते थे। अब इसका मतलब क्या? मराठे अपनी नीतियों के कारण और अपने प्रभाव के कारण जो आम जनता है, उसको कनेक्ट कर ले जाते थे खुद से। यानी मुल्कगिरी का मतलब मराठे क्षेत्रों पर अधिकार करते थे, क्षेत्र की जो जनता है उन पर अधिकार करते थे, या हम कहें जो लोग हैं उनके विचारों पर अधिकार करते थे। लोग मराठों के विचारों से कनेक्ट होकर उनसे जुड़ जाते थे। बाद में जो किले हैं वह बहुत आसानी के साथ इनके कंट्रोल में आ जाते थे। तो मुल्कगिरी और किलागिरी यह दो चीजें हैं। मुगल ज्यादा असफल क्यों होते हैं? क्योंकि वह किलागिरी की नीति पर चलते हैं, ज्यादा संसाधन उनके खर्च होते हैं, जबकि मराठा जो है वह मुल्कगिरी की नीति पर चलते हैं और इससे जो उनके संसाधन है वह काफी कम खर्च होते हैं। एक बात तो यह हो गई। एक दूसरा एंगल और है, दक्कन का क्षेत्र है और यहाँ पर है जो बहमनी सल्तनत थी उसके उत्तराधिकारी राज्य। एक तरफ चल रही है किलागिरी और एक तरफ चल रही है मुल्कगिरी। अब जो आपका बहमनी सल्तनत है, एक तो यह शिया बाहुल्य है, दूसरा मुल्कगिरी से जो मराठे हैं वह इनकी जनता से कनेक्ट हो रहे हैं। वहीं किलागिरी की नीति के तहत जो मुगल हैं वह इन पर हमला कर रहे हैं, इनके क्षेत्रों को जीत कर मराठा साम्राज्य से मुगल साम्राज्य में शामिल करना चाहते हैं। ओवरऑल इससे क्या हो रहा है? एक तो जो बहमनी सल्तनत है वह लगातार हो रही है कमजोर, जो जन समर्थन है वह जा रहा है मराठों की तरफ और मराठों को एक अवसर भी मिल रहा है कि वह अपनी शक्ति का विस्तार करें। तो अगर हम यह कहें कि अपने शुरुआती चरण में मराठों को विस्तार करने में अगर अवसर दिया, अगर योगदान दिया, तो वह मुगलों ने भी अच्छा खासा दिया, क्योंकि उन्होंने जो बहमनी सल्तनत है उसको इतना कमजोर कर दिया कि मराठों को अपनी शक्ति को विस्तारित करने का पूरा अवसर मिला। अब हम देखते हैं इसके पहले फेज को। यह जो पुरानी संधियां है इसको समाप्त करना चाहता है और उन क्षेत्रों को वापस लेने की कोशिश करता है जो इन संधियों के तहत किसी और को दे दी गई थी। जैसे हमने बात की थी शोलापुर की। शाहजहां ने 1636 में एक समझौता किया था। किसके साथ? बीजापुर के साथ। और अहमदनगर का जो क्षेत्र है या अहमदनगर का एक तिहाई हिस्सा बीजापुर को दे दिया था। शाहजहां ने यह हिस्सा बीजापुर को इसलिए दिया था कि जो बीजापुर में मराठा है, शिवाजी से पहले जो मराठा है, वह भी धीरे धीरे अपनी शक्ति को बढ़ा रहे हैं। तो बीजापुर सहयोग करे मुगलों की, जिससे जो मराठा शक्ति है उसको कमजोर किया जा सके। लेकिन औरंगजेब को यह लगता था कि वह खुद इन क्षेत्रों पर अधिकार कर लेगा और वह खुद मराठों को रोक लेगा। तो उसने क्या किया? बीजापुर से इस क्षेत्र को वापस लेने की कोशिश की। लेकिन अभी उत्तर भारत में जो स्थिति है वह काफी विवादित है। उत्तराधिकार का संकट है, अन्य शक्तियां है जैसे बंगाल का क्षेत्र है, सिंध का क्षेत्र है, राजपूत है, वह भी धीरे धीरे अपनी शक्ति को बढ़ाना चाहते हैं। वह भी विद्रोही स्थिति में है, जाट आंदोलन है, वह सब खड़े हैं। तो औरंगजेब उत्तर भारत में ही क्या है, बिजी है। लेकिन अलग अलग जो सेनापति हैं इनको भेजता है या दक्षिण भारत में। नीति क्या है? बीजापुर से उस क्षेत्र को वापस लेना जो मुगलों ने उसको दिया था। अब इससे जो बीजापुर है इससे शत्रुता शुरू हो जाएगी। इसी क्रम में गोलकुंडा पर भी हमला किया गया। गोलकुंडा से खूब सारा धन वसूला गया। तो अब जो गोलकुंडा है और जो बीजापुर है, इन दोनों से शत्रुता शुरू हो चुकी है मुगलों की, और यह दोनों अब अगेंस्ट हो जाएंगे मुगलों के और जाएंगे किसकी तरफ? मराठों की तरफ। तो 1636 में तो बीजापुर से उन क्षेत्रों को वापस ले लिया गया जो 1636 की संधि के तहत उनको मिला था। वहीं जो गोलकुंडा है वहां पर जो सुल्तान है वह कौन है? अब्दुल कुतुब शाह। उसने बहुत सारा पैसा दिया, यानी गोलकुंडा से बहुत सारा धन वसूला गया और बीजापुर से उसके क्षेत्र को छीन लिया गया। अब यह दोनों मुगलों के अगेंस्ट होंगे और किसकी तरफ जाएंगे? मराठों की तरफ। वहीं मराठे अब धीरे धीरे मजबूत होते जा रहे हैं। 1657 में जो मुगल सेना है इसने बीजापुर से कल्याणी और बीदर इनके किलों पर भी
कब्जा कर लिया। यानी बीजापुर सल्तनत को और कमजोर कर दिया, उनसे और क्षेत्रों को भी इन्होंने छीन लिया। इससे फिर क्या हुआ, अब बीजापुर और ज्यादा इनके अगेंस्ट हो गया, क्योंकि जो 1636 वाला समझौता था उसके तहत जो क्षेत्र मिला था अहमदनगर का क्षेत्र, जब वह पहले फेज में इनके हाथ से गया तो यह इतने ज्यादा अग्रेसिव नहीं हुए। लेकिन जब इनके अपने क्षेत्र, जो इनके पुराने वंशजों के क्षेत्र थे, जैसे कल्याणी का क्षेत्र, जब यह इनके हाथ से निकलने लगा तो अब यह ज्यादा अगेंस्ट हो गए औरंगजेब के। 1660 में औरंगजेब ने क्या किया, बीजापुर को डराया धमकाया, उसको कुछ पैसे भी दिए और जो परिंदा का किला है वह भी औरंगजेब ने इनसे ले लिया। यानी बीजापुर मुगलों से लड़ नहीं पा रहा था क्योंकि वह कमजोर हो चुका था और मुगल लगातार उसको और कमजोर करते जा रहे हैं। इसका फायदा किसको होगा, मराठों को। मराठे अपनी शक्ति बढ़ा पाएंगे क्योंकि बीजापुर उनके लिए भी एक चैलेंज था। जब तक औरंगजेब को यह बात समझ में आई कि मराठे इससे मजबूत हो रहे हैं, तब तक काफी देर हो चुकी थी। लेकिन उसने एक कोशिश की, उसने जयसिंह को भेजा। जयसिंह कौन है, राजपूत राजा। इन्होंने कहा कि दक्षिण में जाए और जो आदिल शाही वंश है और जो शिवाजी है, इन दोनों को पराजित करें। जयसिंह का मन यह था कि एक समय में दोनों से लड़ना खतरनाक हो सकता है। वह दोनों से एक साथ नहीं लड़ना चाहता था, लेकिन औरंगजेब नहीं मानता है। अंत में पुरंदर की संधि होती है 1665 में और बहुत सारे जो क्षेत्र है, बहुत सारे जो किले हैं मराठों के, वह चले जाते हैं मुगलों के पास। लेकिन अब इससे एक इम्पैक्ट और पड़ा। इम्पैक्ट क्या पड़ा, अभी तक जो मराठा है और जो मुगल है वह डायरेक्ट नहीं लड़ रहे थे। यानी मराठा जो बहमनी सल्तनत के उत्तराधिकारी राज्य हैं अहमदनगर, गोलकुंडा और बीजापुर, उनके सैनिकों के रूप में लड़ रहे थे। लेकिन जब जयसिंह को भेजा गया तो अब यह बात तय हो चुकी थी कि मुगल और मराठों का सीधा सीधा संघर्ष होगा। पुरंदर की संधि ने इस बात को और मजबूत कर दिया। पुरंदर की संधि के बाद जब 1666 में शिवाजी वापस निकलते हैं वहां से, तो अब यह बात पूरी तरीके से स्टेब्लिश है कि अगला बड़ा टकराव मराठों और मुगलों के बीच होगा। इन सब के दौरान 1668 में मुगलों ने बीजापुर से एक क्षेत्र और ले लिया और वह क्षेत्र है शोलापुर। यानी बीजापुर अब बहुत कमजोर हो चुका है और यहाँ की जो जनता है अब बीजापुर के जो सुल्तान है उन पर भी भरोसा नहीं कर पा रही है। तो दो व्यक्ति यहाँ उभरते हैं, एक मदन्ना और अखन्ना। अब यह दोनों दरअसल बीजापुर को कंट्रोल कर रहे होते हैं और यह जाते हैं किसकी तरफ, मराठों की तरफ। यह मराठों से सहयोग मांगते हैं। इसके साथ ही शुरू होता है दूसरा फेज। दूसरा फेज 1668 से लेकर 1670 तक चलता है। औरंगजेब जो बीजापुर का आदिल शाही वंश है और जो गोलकुंडा का कुतुब शाही वंश है, इन पर लगातार यह प्रेशर बनाता है कि यह मुगलों का साथ दे और मुगलों का साथ देने के बाद यह शिवाजी के खिलाफ युद्ध करें। वहीं मदन्ना खन्ना जैसे लोग हैं जिनके हाथों में वास्तविक शक्ति है, यह जाते हैं मराठों की तरफ यानी शिवाजी की तरफ। वही जो मुगल हैं वह लगातार बीजापुर और गोलकुंडा पर हमला भी करते जा रहे हैं। मतलब एक तरफ हमला भी कर रहे हैं और दूसरी तरफ यह कह रहे हैं कि मराठों के खिलाफ साथ दें। तो बीजापुर और गोलकुंडा शक्ति के भय के कारण या मुगलों की शक्ति के कारण इनके अगेंस्ट तो नहीं जाते हैं, इनसे डायरेक्ट तो नहीं लड़ते हैं, लेकिन यह मराठों के अगेंस्ट भी नहीं होते हैं, मराठों से भी नहीं लड़ते हैं और इसलिए भी नहीं लड़ते हैं कि यह नहीं चाहते हैं कि मुगल शक्ति और मजबूत हो, या मुगलों की तरफ से यह नहीं लड़ना चाहते हैं। इन सब का लाभ यह हुआ कि धीरे धीरे जो शिवाजी का क्षेत्र है वह मजबूत होता गया। शिवाजी खूब शक्ति बटोरते गए और इस शक्ति बटोरने के क्रम में जो आम जनता है जिसको हमने नाम दिया मुल्कगिरी, वह मजबूत होती रही। 1670 में शिवाजी ने मुगलों के क्षेत्रों को लूटना शुरू कर दिया और इसमें सबसे बड़ी लूट थी सूरत की। 1672 जाते जाते शिवाजी ने उन क्षेत्रों पर भी हमला करना शुरू कर दिया जो थे तो बीजापुर के, लेकिन किसी न किसी तरीके से मुगलों से कनेक्टेड थे। अब मुगलों ने क्या किया, अपना सेनापति भेजा। इसका नाम क्या है, दिलीर खान। पहले आया था कौन, मिर्जा राजा जयसिंह, लेकिन उसकी डेथ हो जाती है। अब भेजा जाता है दिलीर खान को। दिलीर खान भी ज्यादा कुछ नहीं कर पाता है और जो शिवाजी है वह अपनी शक्ति को और बढ़ाते हैं और जो दक्कन क्षेत्र है अब वह पूरी तरीके से हो जाता है मराठों के केंद्रित। यानी अब मराठे तय करते हैं कि दक्कन में कौन सी शक्ति रहेगी, किस तरह की नीति चलेगी और किस तरह से दक्कन के क्षेत्र का विकास होगा। यह सब कुछ पहुंच गया मराठों के कंट्रोल में। 1674 में शिवाजी अपना राज्याभिषेक करवाते हैं, यानी शिवाजी को छत्रपति घोषित किया जाता है। अब यह पूरी तरीके से ऑफिशियली अनाउंस हो चुका था कि दक्कन की जो भी नीति है वह मराठा केंद्रित होगी,
मराठों के हिसाब से ही चलेगी। वहीं उत्तर भारत का जो क्षेत्र है वहां पर जाट आंदोलन, सतनामी आंदोलन, यह सब तेजी से चल रहे हैं। इनको हम आने वाले वीडियो में डिटेल में कवर करेंगे। अभी के लिए आप यह समझिए कि उत्तर में भी आंदोलन चल रहे हैं, वहीं दक्षिण में जो मराठा साम्राज्य है यह विस्तार कर रहा है। तो औरंगजेब अभी भी उत्तर में है, लेकिन बार बार वह अपने सेनापतियों को भेजता है कि वह दक्कन की जो स्थिति है उसको कंट्रोल में लाए, लेकिन कंट्रोल नहीं हो पाता है। जब दिलेर खान को भेजा जाता है दक्कन में, तो दिलेर खान बीजापुर को घेरता है। बीजापुर अब मदद मांगता है मराठों से। पहले बीजापुर कनेक्टेड था मुगलों से, अब बीजापुर कनेक्ट हो गया मराठों से। और इसमें सबसे बड़ी भूमिका किसकी है? मदन्ना और अखन्ना की। मदन्ना और अखन्ना यह मानते थे कि शिवाजी का जो शासन है वह ज्यादा बेहतर है, वह शिवाजी से कनेक्टेड है। तो अब यह मांगते हैं मदद मराठों से। मराठी मदद करने आते हैं बीजापुर की, किसके खिलाफ? मुगलों के खिलाफ। इससे जो मुगल शक्ति है वह कमजोर पड़ जाती है। अब औरंगजेब को यह लग चुका था कि मराठे ऐसे पराजित नहीं हो सकते हैं, मराठे ज्यादा शक्तिशाली है। तो औरंगजेब अब व्यक्तिगत रूप से पहुंचता है दक्कन। तो दूसरा फेज कब खत्म होता है? जब औरंगजेब व्यक्तिगत रूप से पहुंचता है दक्कन। बीजापुर जैसी शक्तियां मराठों की तरफ हो चुकी हैं। पहले फेज में यह शक्तियां मुगलों की तरफ थी और मुगलों की तरफ से रहते हुए भी मराठों के विरोध में नहीं थी। दूसरे फेज में यह खुलकर आ जाती है मराठों के साथ। मराठों के साथ इनके एग्रीमेंट्स होते हैं, समझौते होते हैं और मराठे मिलकर अब मुगलों के साथ लड़ते हैं। 1680 में शिवाजी की डेथ हो जाती है और अब इसी नीति के साथ चलते हैं संभाजी। यानी जो दक्कन की शक्तियां हैं वह मराठों के नेतृत्व में एक रहती हैं और मुगलों से संघर्ष करती हैं। 1681 में औरंगजेब दक्कन पहुंच जाता है। औरंगजेब को यह लगता था कि जो बीजापुर है और गोलकुंडा है वह अब भी उसके पूरी तरीके से अधीन है और वह उसकी नीति को मानेंगे। वह इनके खिलाफ एक लेटर इशू करता है, इनको चेतावनी भेजता है कि वह संभाजी का साथ ना दे और मुगलों के साथ मिलकर संभाजी को समाप्त करने में उनकी मदद करे। लेकिन गोलकुंडा संभाजी की मदद करने लगता है। गोलकुंडा को लगता है कि वह संभाजी की मदद से मराठों को मजबूत करेगा और मराठे ही जो मुगल शक्ति है उसको कमजोर करेंगे। इन सब के बीच जो औरंगजेब है इसने औरंगाबाद को अपना बेस बना लिया। अब मुगलों का यह एक लंबे समय तक बेस बना रहेगा और अब औरंगजेब यहां से रहकर ही, यानी दक्कन में रहकर ही, वह मराठों को कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। इसी के साथ शुरू होता है तीसरा फेज। अब औरंगजेब जो बीजापुर का क्षेत्र है उसको घेर लेता है और घेर कर बीजापुर के क्षेत्र को जीतने की कोशिश करता है। औरंगजेब यहां पर भेजता है अपने बेटे आजम शाह को। आजम शाह हमला करता है और जो बीजापुर का सुल्तान है वह कौन है? सिकंदर आदिल शाह। दोनों के बीच युद्ध होता है, लेकिन बीजापुर के कुछ जो सरदार हैं उनको औरंगजेब अपनी तरफ मिला लेता है। यानी बीजापुर के कुछ सरदार विश्वासघात करते हैं। इससे जो बीजापुर की शक्ति है वह कमजोर हो जाती है और अंत में जो इनका सुल्तान है सिकंदर आदिल शाह, यह सरेंडर कर देता है। बीजापुर अब आ जाता है मुगलों के कंट्रोल में और इसका नाम बदला जाता है। नाम बदल कर रखा जाता है दारुल जफर। यहाँ एक एंगल आप और ध्यान रखेंगे, शिया सुन्नी वाला। बीजापुर में क्या है? शिया संप्रदाय और मुगल क्या है? सुन्नी। तो वह एंगल भी लगातार चलता रहेगा। बारी आती है अब गोलकुंडा की। गोलकुंडा में कौन है? अबुल हसन कुतुब शाह। इस बार भेजा जाता है शाह आलम को। इस बार भी औरंगजेब वही चाल चलता है। एक अफगान है और यह अफगान है गोलकुंडा में, उनका सरदार है। इसका नाम क्या है? अब्दुल्ला गनी। इस अब्दुल्ला गनी को औरंगजेब अपनी तरफ मिला लेता है और यह धोखा देकर क्या करता है? किले का फाटक खोल देता है। मुगल सेना किले में प्रवेश कर जाती है। गोलकुंडा के जो मंत्री हैं मदन्ना और अखन्ना, जो मदद ले रहे थे शिवाजी की या फिर मराठों की, उनको पहले हटाया जाता है और फिर मार दिया जाता है। यहाँ पर जो कुतुबशाही वंश है इसको समाप्त कर दिया जाता है और अब दो बड़े क्षेत्रों में जहाँ पर शिया सल्तनत थी वहां सुन्नी सल्तनत का अधिकार हो जाता है। बीजापुर और गोलकुंडा अब बन जाते हैं मुगलों के क्षेत्र और यह हो जाते हैं मुगलों के अधीन। इन सब के साथ ही शिया सल्तनत की जगह अब सुन्नी सल्तनत यहाँ पर स्टेब्लिश हो जाती है। 1689 में संभाजी की हत्या की जाती है। संगमेश्वर का क्षेत्र है, वहां पर भी औरंगजेब वही नीति चलता है। धोखे से या विश्वासघात करके संभाजी को पकड़ने की कोशिश करता है। संभाजी को पकड़ा जाता है, बाद में उनकी हत्या कर दी जाती है। इस टॉपिक पे एक डिटेल वीडियो हमने बनाया हुआ है ऑलरेडी, वहां पर चीजें हमने बहुत डिटेल से डिस्कस की है। तो संभाजी को भी मारा जाता है। इनके साथ ही जो इनके मंत्री है कवि कलश, यह नाम शायद पूछ ले, तो कवि कलश को भी मारा जाता है। संभाजी के बाद जो मराठा शक्ति है
वह चली जाती है राजा राम के कंट्रोल में। अब जो औरंगजेब है वह और आगे बढ़ता है और कोशिश करता है कि मराठों के क्षेत्र पर अधिकार करे। जबकि राजा राम है, संभाजी की डेथ के बाद वह चले जाते हैं जिंजी, और जो रायगढ़ का किला है उस पर मुगल हमला करके अपने कंट्रोल में ले लेते हैं। लेकिन राजा राम क्योंकि पहले ही जा चुके थे, तो मराठों का जो नेतृत्व है वह बचा रहता है। जब औरंगजेब को यह पता लगता है कि राजा राम जिंजी में है, तो अपना जो वजीर है असद खान और उसका जो बेटा है जुल्फिकार, इनको भेजता है कि यह जिंजी को भी अपने कंट्रोल में लाएं। जिंजी पर लगभग 9 सालों तक घेराबंदी की जाती है और मुगलों का इतना पैसा यहाँ पर खर्च होता है कि मुगल खजाना लगभग खाली हो जाता है। जब राजा राम जी को समझ में आया कि जिंजी का जो किला है यह भी चला जाएगा अब मुगलों के कंट्रोल में, तो वह चले जाते हैं सतारा। लेकिन जिंजी अभियान के दौरान मुगलों का बहुत सारा धन खर्च हो चुका था। अब यहाँ पर हो क्या रहा था, जिंजी का किला है और किले में है राजा राम। मुगल किले को घेर कर बैठे हैं और किले पर अटैक कर रहे हैं। अटैक कब तक चलेगा? 9 सालों तक। लेकिन आसपास का जो क्षेत्र है, यहाँ पर कौन है? मराठा, यानी मराठा सेनापति। और सेनापति से ज्यादा यह समर्थक किसके हैं? शिवाजी के और संभाजी के। और खास करके जिस तरह से संभाजी को मारा गया, उससे यह सब क्या है, बहुत आक्रोशित है, बहुत गुस्से में है। तो यह धीरे धीरे बाहर से जो मुगल साम्राज्य है उसको कमजोर कर रहे हैं। तो दरअसल जो जिंजी का अभियान है जो 9 सालों तक चलता है, वह मुगलों को ना केवल किले के अंदर से प्रतिशोध झेलना पड़ता है, बल्कि किले के बाहर से जो बहुत आक्रमण है वह खूब होते हैं। मराठा आसपास के क्षेत्रों पर लगातार अधिकार करते हैं, लगातार इनके संसाधनों को लूट लेते हैं। तो मराठे मुगलों को इतना कमजोर कर देते हैं, स्पेशली जब संभाजी की डेथ होती है उसके बाद, कि मुगल खजाना खाली हो जाता है, मुगलों का आत्मविश्वास टूट जाता है और मुगल शक्ति पूरी तरीके से अपने पतन की ओर अग्रसर हो जाती है। 1700 में राजा राम की भी डेथ हो जाती है। इसके बाद प्रशासन की जिम्मेदारी संभालती हैं ताराबाई। ताराबाई का एक बेटा है शिवाजी सेकंड। शिवाजी सेकंड के नाम से जो ताराबाई है वह प्रशासन चलाती रहती हैं। वहीं जो मराठा सैनिक है वह लगातार छापामार युद्ध पद्धति से मुल्कगिरी को बढ़ा रहे होते हैं। यहाँ आप समझिएगा, लोगों के दिलों में जो प्रशासन है, लोगों के दिलों में जो समर्पण की भावना है, उसको बढ़ाते रहते हैं। यानी लोग व्यक्तिगत रूप से यह चाहते हैं कि मराठा साम्राज्य ही आगे बढ़े। धीरे धीरे जो औरंगजेब की सेना है वह कमजोर होती रही, जो औरंगजेब के जागीरदार है वह मजबूत होते रहे। और इन सब के साथ साथ जो उत्तर भारत का क्षेत्र है, क्योंकि अब औरंगजेब दक्कन में है, औरंगाबाद में है, तो उत्तर भारत का जो क्षेत्र है वहां की जो शक्तियां हैं उनको इतना अवसर अब मिलता है कि वह अब विद्रोह करे और अपने क्षेत्र का विस्तार करे। तो मुगल ना दक्कन के रहे ना उत्तर के रहे। उत्तर की जो शक्तियां हैं वह भी मजबूत हो गई, क्योंकि एक लंबे समय तक जो औरंगजेब है वह दक्कन में रहा, और दक्कन में जो मराठा शक्ति है उसने मुगलों को इतना कमजोर कर दिया कि वह दक्कन में भी विस्तार नहीं कर पाई। तो दोनों तरफ से मुगलों की शक्ति को कमजोर किया गया। इन सब के कारण ही अंत में औरंगजेब बीमार रहने लगा और 1707 में उसकी डेथ हो गई। डेथ कहाँ हुई यह पूछा जा सकता है, तो अहमदनगर में, औरंगाबाद के ही पास का यह क्षेत्र है। अंत तक यह लड़ता रहा, लेकिन मराठा साम्राज्य को समाप्त नहीं कर पाया और मुगल साम्राज्य की समाप्ति का दरवाजा यह खोल गया। धीरे धीरे इससे मुगल साम्राज्य कमजोर होता गया और अंत में मुगल साम्राज्य का पतन हो गया। तो इस तरह औरंगजेब की जो दक्कन नीति है उसने मुगलों को ही इतना कमजोर कर दिया कि धीरे धीरे मुगल पतन की ओर आगे बढ़ने लगे और मुगल साम्राज्य ही समाप्त हो गया। इसके साथ साथ जो शिया सुन्नी विवाद है उसको भी औरंगजेब ने खूब हवा दी और यह विवाद भी लगातार आगे बढ़ता रहेगा। तो इस तरह हमने समझा कि औरंगजेब की जो दक्कन नीति है वह नीति क्या थी और उस नीति के कारण कैसे अंततः मुगल साम्राज्य कमजोर हो गया। इस वीडियो में फिलहाल सिर्फ इतना ही। वीडियो यदि पसंद आया हो तो प्लीज शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। आपका हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।